welcome back to my channel Science Classes. If you are new to my channel, then please do like, share and subscribe to my channel. So, today I am going to teach you human evolution. This is from your class 10 biology book. So, what is evolution? Evolution का मतलब क्या होता है? किसी भी सिंपल फॉर्म से चेंज होना मोर एडवांस्ड फॉर्म में. ओके यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा प्लांट्स का, एनिमल्स का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का. ऑलराइट, so the gradual change in the heritable characteristic of organism from a simple to a more complex form is known as evolution. Or here also I have written one definition: the development of plants, animals, etc. over years from simple early forms to the more advanced form is known as evolution. This is a very simple definition. Here I have also written some notes also that is going to be beneficial for exams. Alright. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में. अब ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग्स और होमोसैपियंस, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को होमोसैपियंस बोलते हैं. तो ह्यूमन बीइंग का डेवलप होना मतलब हाउ ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्ड ओवर टाइम पीरियड. मतलब पहले थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक हम लोग का जो जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स होते थे और अभी के ह्यूमंस में कितना डिफरेंस है, हम लोग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, होमोसैपियंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, दिस वी आर गोइंग टू रीड एंड दिस इज नोन एज ह्यूमन इवोल्यूशन, द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्ड ऑन अर्थ फ्रॉम नाउ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स. प्राइमेट्स क्या होता है? प्राइमेट्स आर बेसिकली मैन, मंकी एंड एप्स. यू ऑल हैव स्टडीड इन द एनिमल किंगडम ना. सो नाउ तो इसके लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारी थ्योरीज दिए, लाइक बिग बैंग थ्योरीज है ना. तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बट जो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट दो थ्योरी है दैट वी आर गोइंग टू रीड in this chapter and which is also in your syllabus. There are two theories. One is Lamarck's theory and the other one is Darwin's theory. तो इन दोनों ने अपने अपने theories दिए related to the evolution. Alright. And there is also one theory known as autogenesis theory, but this theory was rejected. Alright. So number one जो था autogenesis theory था. This was not a very elaborated form में नहीं था. This was just according to autogenesis theory क्या होता था? लाइफ इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर. मतलब जो लाइफ है वो जनरेट कैसे हुआ, कैसे लाइफ फॉर्म हुआ? फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर. बट दिस इज रॉन्ग. साइंटिस्ट लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किए कि नो, दिस इज नॉट ट्रू. मतलब लाइफ कहीं ऐसा हो सकता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हो? नो. सो दिस वॉज लाइक नॉट करेक्ट वन. बट यहाँ पे जो हम लोग सबसे ज्यादा जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज लमार्क्स थ्योरी एंड डार्विन्स थ्योरी. ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. डार्विन्स थ्योरी और लमार्क्स थ्योरी. द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ लमार्क्स थ्योरी. लमार्क्स थ्योरी और जो भी ये थ्योरीज है, इससे हम लोग को यही पता चलेगा कि हम लोग का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. बट उसके पहले जितना भी थ्योरीज है और व्हाट इज अ बिलीफ ऑफ दिस साइंटिस्ट, वी आर गोइंग टू रीड दैट, है ना. तो लमार्क वाज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. ऑलराइट, सो ही गिव दिस थ्योरी. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ थ्योरी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर was given by Jean-Baptiste de Lamarck. This was his full name and he was born in the year 1744 and he died in the year 1829. तो लैमार्क ने जो थ्योरी दिया था, राइट, तो उसका नाम क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. अब इसका मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जो हमारा जेनरेशन. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जो हमारा जेनरेशन जो है, लाइक ऑफ स्प्रिंग्स, पेरेंट्स से कुछ इनहेरिट करते हैं ना कैरेक्टर्स, फिर वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को ट्रांसफर करते हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसे हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस होना. मतलब एक फैमिली से उनके बच्चों को वो वाला जो कैरेक्टर्स है वो पास होना, फिर उसके बाद उनके जनरेशन में वो कैरेक्टर्स पास होना. तो इनको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है. तो लैमार्क्स एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ऑलराइट, तो ही गिव एग्जाम्पल ऑफ अ जिराफ. तो जिराफ, हम लोग जैसे अभी जिराफ को देखते हैं, तो जिराफ क्या होता है? एक टॉल ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है. इट हैज अ लॉन्ग नेक एंड अ वेरी लॉन्ग फोर लिम्ब, है ना.
लेकिन लैमार्क के अकॉर्डिंग पहले क्या होता था कि जिराफ जो था दैट वाज आल्सो जस्ट लाइक हॉर्स, उसका भी हाइट जो था वो हॉर्स की तरह था। ओके, उसका नेक इतना लंबा नहीं था, फोरलिम इतना लॉन्ग नहीं था। बट क्या हुआ कि जिराफ जो था वो फीड करता था या तो ग्रासेस पे या तो ट्रीज में, अकॉर्डिंग टू लैमार्क। पहले वो ट्रीज, छोटे छोटे बुशेस पे ही जिराफ जो है वो फीड करता था। बट विथ टाइम देयर वाज अ स्कार्सिटी इन द ग्रास, मतलब जो लो लेवल का जितना भी प्लांटेशन था, जो छोटे छोटे बुशेस थे या छोटे प्लांट्स, जो है स्कार्सिटी हो गया, मतलब वहां पे कमी हो गया या फिर देयर वाज नॉट अवेलेबल। बट वहां पे ट्रीज था, तो अब ऑब्वियसली जिराफ इज गोइंग टू ईट फूड ना। अब नीचे नहीं है अगर कोई भी प्लांट, बट दे नीड फूड फॉर द सर्वाइवल। देन व्हाट जिराफ डिड, जिराफ जस्ट वांटेड टू ईट लीव्स फ्रॉम द टॉल ट्रीज। अब छोटे छोटे प्लांट्स तो खत्म हो गए, तो वो लॉन्ग जितने भी लंबे टॉल ट्रीज थे उससे उसको खाना था, ठीक है, ग्रीन लीव्स। तो दैट इज वाई अब उसका हाइट जो है नॉर्मल हॉर्स की तरह है। अब उसको स्ट्रेच करना है प्लांट्स पे जो कि हाइट पे है, थोड़े हाइट पे है। तो उसमें क्या करना हुआ, उसको स्ट्रेच करना हुआ नेक। तो नेक और फोरलिम जो है वो जिराफ अपना स्ट्रेच करता था सो दैट वो अपने प्लांटेशन तक पहुंच सके। एंड ऑन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हो रहा था कि धीरे 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 जिराफ का जितना भी ऑफ स्प्रिंग हुआ, जितना भी जनरेशन हुआ, वो क्योंकि वो नेक को जो वो स्ट्रेच कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका नेक का लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया। ओके, दैट्स व्हाई जिराफ इज हैविंग अ लॉन्ग नेक। और फोर लिम्स भी उसको स्ट्रेच करना पड़ा ऊपर लाइक प्लांट्स ऊपर रीच करने के लिए, फॉर अ हाई पॉइंट तक वो रीच कर सके। दैट इज वाई जिराफ वॉज स्ट्रेचिंग its neck and forelimb, and this was the reason according to Lamarck that giraffe is having a long neck and long forelimbs. Okay, but और क्या बोला था Lamarck? Lamarck also said about the use and disuse of organ. What is the use and disuse of organ? मतलब the parts of body that are extensively used, they become stronger and larger. Okay, now जिराफ स्टार्टेड यूजिंग द फोर लिम्स एंड नेक। ओके, वो ज्यादा यूज किया, स्ट्रेच किया प्लांट्स तक पहुंचने के लिए। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जिराफ का जो नेक था और फोर लिम था वो लॉन्ग हो गया और स्ट्रांग हो गया। ओके, दिस वाज अकॉर्डिंग टू लैमार्क। एंड द ऑर्गन्स विच आर नॉट यूज्ड और द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज नॉट इन यूज, तो वो क्या हो जा रहा था, दैट वॉज लॉस्ट इन द सक्सेडिंग जनरेशन, मतलब उसका आगे जाके कोई यूज नहीं था। तो दोज organs or those body parts were getting lost. Okay, now Lamarck explained this with the example of a giraffe, as I already discussed with you. See, here I have written also, the ancestor of the giraffe looked like horses with small legs and four limbs, and they used to feed in bushes and grasses. But after a certain period of time, the area fell shortage of its ground level vegetation, so they live in the areas where there was no surface vegetation. Thus the giraffe took to feeding from trees. Constant stretching of its neck and forelimbs over many generations resulted in these structures to become longer and strong. Okay, I hope it is clear now. Now second point क्या था Lamarck का, inheritance of acquired character. Okay, पहला तो था use and disuse of organ. Now the second one was inheritance of acquired character. Now all the individual that acquires characteristics in their lifetime, okay, now these characters are inherited by their offsprings as well. जैसे हम लोग जिराफ में देखे ना कि जिराफ जो है स्ट्रेच करा था लॉन्ग नेक और फोर लिम्स, तो उसके बाद का जो भी जनरेशन था तो क्या हुआ, सारा जितना भी जिराफ था दे वर विथ टॉलर लॉन्ग नेक एंड long forelimbs. Okay, so this was according to Lamarck, and long muscular neck and forelimbs of the living giraffe were passed on to with their ancestors. और जितना भी generations होगा जिराफ का उसमें long neck और long forelimbs ही होगा, and these characters will continue to appear from generation to generation. So this theory was given by Lamarck. But
दिस वॉज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेबल, है ना. तो एक्सेप्टेबल कौन सा थ्योरी है? Darwin's theory. This is the second theory, I would say. So Lamarck, this is all what Lamarck said. But now we are going to read about what Darwin said. Darwin ने जो बोला है वो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, and that was like more. So Darwin's theory is stronger than Lamarck's theory, okay? Because they all explained about the evolution of an organism, and Lamarck and Darwin, they both agreed that the organism change with time and that changes in organism occur because of environmental pressure. Okay, now we are going to read about Darwin's theory. So let's see what is Darwin's theory. So Darwin was an English scientist. Okay, his full name was Charles Darwin. He was born in the year 1809 and he died in the year 1882. So Darwin proposed a theory of natural selection, और हम लोग उसको बोलते हैं Darwinism. Okay, now what he did that he joined a group of naturalists. Okay, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, they went on a tour, on a voyage around the world. Okay, they were traveling in a ship or a voyage, and what was the name? The name of the ship was HMS Beagle. Okay, so he went to many different islands, है ना, बहुत सारे islands में वो लोग गए. और what Darwin was doing, he was observing many organisms based on one island in South America called the Galapagos Island. He came up with the most adapted theory of evolution. Okay, what he observed there? There he observed industrial melanism, which I will be discussing with you all. So he wrote a book. Darwin wrote a book. What was the name of the book? The name of the book was The Origin of Species. In which year he wrote the book? He wrote this book in the year 1859. Okay, and the name of the book was The Origin of Species. So Darwin is also regarded as the father of evolution, है ना. तो how Darwin defined evolution? तो Darwin defined evolution as descent with modification. Okay, इसका क्या मतलब है? According to Darwin क्या होता है कि organisms with time change होते हैं. Okay, and they give rise to new species, although they share a common ancestor, but with time they go on changing depending upon the environment and what are the basic things in the environment or their requirement and everything. So अब हम लोग पढ़ेंगे Darwin's theory. Now, so what was the theory that Darwin wrote? He proposed a theory of natural selection or Darwinism in his book The Origin of Species. This you all have to remember, okay? And in the year when he published his book was 1859. Here I have written, you can see here 1859 में he published this book. You all have to remember these dates and all, okay? So speciation क्या होता है? Speciation का मतलब होता है origin of new species by gradual modification. मतलब जितना भी जो species होगा from of the next generation, they will be in a modified form. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Speciation, sorry. Now Darwin's theory is based on certain facts. What are these facts which we are going to read? Is number 1 is overproduction, number 2 is struggle for existence, number 3 is variation, and number 4 is survival of the fittest. So let's see what are the facts. So according to Darwin, there will be overproduction. इसका क्या मतलब है? Any organism, be it a plants, animals, or bacteria, viruses, जो भी organism है, living organism, they are going to produce a lot of offsprings. वो लोग बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोडक्शन अगर होगा तो ऑफस्प्रिंग्स भी ज़्यादा होगा. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग फिश का एग्जाम्पल लेते हैं तो फिश
इट लेज लाइक सो मेनी एग्स, है ना, फिश लेज सो मेनी एग, और अगर इतने एग से सब जो है अगर फर्टिलाइज कर जाएगा तो कितनी सारी फिशेज हो जाएगी, इट विल बी लाइक सो मेनी फिशेज। तो क्या सबका सर्वाइवल पॉसिबल है? नो, एंड दैट्स व्हाई ऑल द फिशेज डोंट सर्वाइव, है ना। देयर इज वन मोर एग्जांपल लाइक पैरामीशियम, दे डिवाइड्स 3 times in 48 hours, मतलब 2 दिन में दे डिवाइड 3 times, कैन यू इमेजिन। और अगर सब सर्वाइव अगर कर जाए तो द मास ऑफ पैरामीशियम विल बी अप्रोक्स इक्वल टू 10,000 times ऑफ अर्थ। ओके, तो इज इट पॉसिबल कि इतना सारा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट ओवर प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन सर्वाइव वही करेगा जो बेस्ट होगा, जो फिट होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, सो दिस also was told by Darwin that survival of the fittest, which जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ओवर प्रोडक्शन तो होगा, ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कैपेसिटी होती है दैट दे विल रिप्रोड्यूस, बट दिस इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर गोइंग टू सर्वाइव, स्पेशली अगर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उसकी बात की जाए तो। नाउ what again Darwin said that there will be struggle for existence, okay, कंपटीशन होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, कंपटीशन होगा एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब जगह के लिए, स्पेस के लिए, फूड के लिए और मेटिंग के लिए भी। ओके, तो फूड के लिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा, ओवर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली दे विल नीड मोर फूड, दे विल नीड मोर स्पेस, तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, मतलब जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे फिट होगा, सबसे हेल्दी होगा, वो सर्वाइव करेगा, एंड द वीकर वन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। So let's see what is struggle for existence. So according to Darwin, what Darwin said that the food and space जो है that is constant. Okay, हम लोग के अर्थ में फूड है, ठीक है, जिसका एक लिमिटेड क्वांटिटी है, स्पेस है, स्पेस तो लिमिटेड है ऑब्वियसली, फूड तो ठीक है प्रोड्यूस होता है बट लिमिटेड होता है ना। लेकिन जो इंडिविजुअल्स है दे डिवाइड जियोमेट्रिक रेशियो, ऑलराइट, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है बहुत स्पीड से वो डिवाइड करते हैं, ऑलराइट, स्पेशली द लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब सर्वाइव करने के लिए भी देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रगल, परेशानी हो जाएगी ना, स्पेस कम है, फूड कम है, और अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो दे विल नीड मोर फूड, मोर स्पेस, देन देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑल्सो, ड्यू टू विच अब स्ट्रगल होगा तो फिर क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा, है ना। तो कंपटीशन तो हर जगह होता है, ऑलराइट, एग्जाम्स में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, हर जगह पे कंपटीशन है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस जो है दैट इज गुड, ओके, बिकॉज इट लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स दैट आर बेटर अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स। तो कंपटीशन क्यों अच्छा है, देखो पहले डार्विन सेड दैट द कंपटीशन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज गुड बिकॉज जो बेस्ट होगा, बेटर होगा एनवायरमेंट के लिए, वही सर्वाइव करेगा। ओके, नाउ अब अगर कंपटीशन हम लोग अभी की बात की जाए, एग्जाम्स में फर्स्ट कौन होता है, ज्यादा मार्क्स किसको आता है, हाईएस्ट मार्क्स किसको आता है, हु विल बी द टॉपर, ऑब्वियसली जो इंटेलिजेंट है, जो ज्यादा मेहनत किया है ना, उसको ज्यादा मार्क्स आएगा। ओके, और आना भी चाहिए। अब कोई भी कंपटीशन हो, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, सिलेक्शन किसका होता है, हु गेट मोर मार्क्स। अब ज्यादा मार्क्स किसको मिलेगा, ऑब्वियसली वन हु हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, है ना। तो ज्यादा कंपटीशन तो हर जगह है, अभी भी हर जगह पे है, वेदर इट्स स्टडीज और एनीथिंग। तो लेकिन कंपटीशन में हु गेट द चांस, और कौन फिट बैठता है, ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा क्वालिटी है। अब किसी एग्जाम्स में सिलेक्शन उसी का होगा जिसमें उसमें पावर है, उसमें इंटेलिजेंस है, नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल के एग्जाम्स में सिलेक्शन हो रहा है, देन हु विल बी सिलेक्टेड, ऑब्वियसली जो एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्रैक करेगा या फिर अच्छा मार्क्स आएगा, दे आर गोइंग टू गेट द क्लियर द एंट्रेंस, है ना। और वो अच्छा भी, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पास कर जाए
इंट्रेंस में, तो फिर क्या होगा, डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, फिर क्या होगा, पेशेंट्स का हालत तो बुरा हो जाएगा ना, कोई भी डॉक्टर बन जाएगा तो। सिमिलरली इस किस हर जगह पे कंपटीशन है। तो ये डार्विन्स ने अपने टाइम पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बताया था, स्पेस को लेकर, फूड को लेकर, शेल्टर को लेकर और मेटिंग को लेकर। मेटिंग मतलब like male will choose the fittest female for mating, okay, reproduction, that will help in reproduction. So this was about the struggle of existence and competition between the organism. He explained about the competition between the organism. Now there are two type of competition, one is intraspecific and the other one is interspecific competition. तो intraspecific competition क्या होता है, मतलब कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज हम लोग पढ़े हैं ना एनिमल किंगडम में, स्टैंडर्ड 9 में, 8 में। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होगा, इट इज द कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज में जो कंपटीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर फूड के लिए किसी जंगल में या वाइल्ड लाइफ में हम लोग देखेंगे लायन और लायन, दे आर लायंस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, मतलब लायंस, 2 लायन है तो दे आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज, ओके। उन लोगों में अगर कंपटीशन हो रहा है किसी फूड को लेके तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। उसी जगह पे अगर 2 स्पीशीज है, 2 ऑर्गेनिज्म है फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज एंड इफ दे आर कॉम्पिटिटिंग फॉर फूड और शेल्टर और एनीथिंग, देन दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। नाउ कम्स द थर्ड वन, दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब होता है, वेरिएशंस मतलब वेराइटी, मतलब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब अगर यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ सिबलिंग, भाई बहन है हम लोग, अगर 2 भाई है 2 बहन है, फिर 1 भाई है 1 बहन है, या कोई भी है, तो हम लोग क्या एक जैसे दिखते हैं, नो, वी लुक डिफरेंट ना। अब आप लोग अपने फ्रेंड को देखो, डू यू लुक लाइक योर फ्रेंड, नो, वी लुक एग्जैक्टली डिफरेंट, है ना। तो हम लोग सब इतनी वर्ल्ड में इतने सारे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सब एक दूसरे से अलग लगते हैं, ओके। सो वेरिएशंस होता है, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस, मतलब डिफरेंस होना। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म लीड देम टू अडेप्ट टू द कंडीशन सो दैट दे कैन यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्स एंड सर्वाइव सक्सेसफुली, ओके। विच मीन्स कि अगर जो ऑर्गेनिज्म अपने नेचर को अडेप्ट कर लेगा, दे आर suitable for the survival, मतलब they are best suited and they can survive, okay. Due to adaptations it is difficult to find any 2 individuals look alike, okay. That is why 2 organism जो है वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, in fact the progeny of the same parent, as I told you, siblings, भाई बहन भी एक जैसे नहीं दिखते हैं, okay, they are also different। तो ये क्या है, this is known as variations, okay. So this differences is basically known as variations। विदाउट वेरिएशन इवोल्यूशन पॉसिबल होगा नहीं, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। सो नाउ नंबर 4 इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्या मतलब है, सर्वाइव वही करेगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा। फिट इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज्यादा मसल पावर है, 6 पैक है, मसल है तो सर्वाइव करेगा, ऐसा नहीं है। फिटेस्ट का मतलब होता है हर चीज में, इट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, वो इन्वायरमेंट में जो फिट बैठेगा, ओके। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो इन्वायरमेंट में फिट बैठेगा उसका वो फिटेस्ट का मतलब है। ये नहीं कि जिसका बॉडी बॉडी बिल्डर टाइप वैसा वाला फिटेस्ट इसमें नहीं बता रहा है। सो चार्ल्स डार्विन सजेस्टेड दैट ऑर्गेनिज्म बेस्ट एडजस्टेड, मतलब जो अपने इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा अच्छे से एडजस्ट करेगा, आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन द नेचर, मतलब नेचर को जो सबसे ज्यादा अडेप्ट करेगा, दे विल बी लाइक मोस्ट successful organisms. Thus, nature selects only those variations which are suitable and are known as natural selection. So, Darwin gave a very good example जो कि एग्जाम्स में भी पूछता ही, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मतलब डार्विनिज्म को जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है, हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या होगा देखते हैं हम लोग अभी। So when Darwin was in a voyage, when he was traveling on a ship, okay, so he went to many islands and he observed like so many organisms. So in one island, based on one island,
in the South America called the Galapagos Island. Okay, the name of the island was the Galapagos Island. Okay, so he came up with the most adapted theory of evolution. What he observed in that Galapagos Island? He observed that there are a lot of peppered moth or distant Betullaria is a name of a moth and they were light in color. Okay, तो वो उनका कलर जो था वो लाइट कलर था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन एरिया था. ओके, देयर इज नो पॉल्यूशन नथिंग एंड द मॉथ जो वहाँ पे प्रेजेंट था वो लाइट कलर था. वहाँ पे जितना भी ट्रीज जो था दे यूजुअली यूज टू सिट ऑन द ट्रीज. तो जो ट्रीज का जो कलर था, जो प्लांटेशन था, लाइक जो ट्री ट्रंक होता है, जो ब्रांचेस होता है ना, वो भी लाइट कलर था. तो वहां पे जो लाइट कलर का ज्यादा जो मॉथ था, दे वर लाइक मोस्ट अडेप्टेड एज कम्पेयर टू डार्क वन. डार्क वन भी था बट डार्क मॉथ जो था वो कम था एज कम्पेयर टू द लाइटर वन. ओके, अब ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर उसका कोई भी प्रीडेटर अगर उसको खाने आए तो प्रीडेटर को कौन सा नजर आएगा? अगर लाइट कलर का ट्री ट्रंक है और लाइट कलर का मॉथ बैठा है तो वो कैमोफ्लाज हो जाएगा. कैमोफ्लाज का मतलब क्या है? कि अपने सरफेस से मिलता जुलता कलर जिससे वो एनिमी को दिखाई ना दे. तब जो एनिमी है, जो प्रेडेटर है, अगर वो आएगा तो उसको लाइट कलर का मॉथ तो नजर नहीं आएगा. ही विल बी और शी विल बी एबल टू सी अ डार्क कलर्ड मॉथ. उसको डार्क कलर्ड वाला मॉथ दिखेगा और वो उसको प्रे बना लेगा, उसको खा लेगा. ठीक है, लेकिन विथ टाइम इन 1820s में फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और उससे क्या हुआ? बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए और वो एरिया जो था वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? जो प्लांट्स थे वो सब जितने नीट एंड क्लीन और लाइट कलर्ड थे, दे चेंज इनटू डार्क कलर्ड. ओके, और ये डार्क कलर्ड मॉथ जो थे वो भी इंक्रीज हो गए. क्यों? कैमोफ्लैज करने के लिए. मतलब अगर डार्क ट्रीज है तो अगर डार्क जगह पे डार्क मॉथ बैठेगा तो वो तो अपने एनिमीज को नजर नहीं आएगा ना, कैमोफ्लैज हो जाएगा. तो इसलिए जो डार्क मॉथ है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि हर तरफ क्या हो गया? डार्कनेस हो गया बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल मेकानिज्म इसी को हम लोग बोलेंगे. ड्यू टू सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज हर जगह पॉल्यूशन हो गया विच लेड इन द डार्कनिंग ऑफ ऑल दी plants, trees and all the area was polluted, जिसकी वजह से there was a darkness and this was the reason why dark color moth फिर क्या हो गया? ज्यादा हो गया नंबर्स में. they are more as compared to the lighter one. क्योंकि लाइटर वन तो इजीली दिख जाएगा ना, किसी भी प्रे को कोई भी अगर उसको खाना चाहे तो उसको इजीली कौन सा दिखेगा? डार्क सरफेस पे लाइट वाला दिखेगा. तो पहले क्या था? लाइट कलर मॉथ ज्यादा था क्योंकि वो कैमोफ्लेज कर रहा था लाइट सरफेस में, तो वो नजर नहीं आ रहा था प्रे को. लेकिन अब ही डार्क कलर्स का सरफेस है, ट्रीज जो है वो भी डार्क हो गया है, अब उस पर डार्क कलर का मॉथ तो कम नजर आएगा ना, मतलब कैमोफ्लेज हो गया है. ओके, कैमोफ्लेज का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर देता है सो दैट वो एनिमी से बच सके, वो एनिमी को नजर ना आए. सो दिस वॉज नोन एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. Now, light-colored moth was easily become the prey. Dark-colored moth survived better. They produced more offsprings and almost replaced the light form. And this phenomena is known as industrial melanism. So, this was the end of Lamarckism and Darwinism. And I hope this is clear to all of you. So that's all for today's class. In the next class, I will be discussing about the human evolution. So till then, bye-bye, take care and do like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching.